कि दिलकशी अपनी जगह, चलने वालों की भी मर्जी चाहिए। यूं तो महफिल में हम पढ़ते रहे, सुनने वालों की भी मर्जी चाहिए। लाख आंसू इश्क भी रोए तो क्या, आसमानों की भी मर्जी चाहिए। हकीकत तो ये है कि कितनी भी बड़ी आपकी उम्मीदें हों, रास्ते कितने ही खूबसूरत हों, लेकिन अगर चलने की क्षमता नहीं है, अगर जज्बा नहीं है, जोश नहीं है, लगन नहीं है, उम्मीद नहीं है, तो आप किसी भी मकाम पर नहीं पहुंच सकते, ऐसे मेरा मानना है। 1986 में मैंने फिल्म सिटी की योजना तैयार की। 1987 में ये पूरा प्रोजेक्ट पास हुआ। 1988 में अलॉटमेंट हुई और 3 साल हमें लगे और 1991 को हम लोगों ने 10 मार्च मारवा स्टूडियो का यहाँ पर एक शुरुआत कर दी। उत्तर भारत का पहला फिल्म स्टूडियो था और देश भर और दुनिया भर से उसी दिन से हमें मुबारकबाद आनी शुरू हो गई और आप लोगों के आशीर्वाद से फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। इन पूरे 30 सालों के अंदर एक पूरा दौर निकला है। हम लोगों ने मारवा स्टूडियो को पहले पूरा इस्टेब्लिश किया। आज मारवा स्टूडियो में दावे से कह सकता हूं कि तकरीबन 4,500 टेलीविज़न प्रोग्राम, 50 से भी ज़्यादा चैनल के लिए और तकरीबन 5,000 ट्रेनिंग फिल्मों का यहाँ से निर्माण हुआ। हमारी प्रोडक्शन कंपनी ने तकरीबन 3,000 शॉर्ट फिल्में बनाई। करीब 125 फीचर फिल्मों के साथ हम लोग जुड़े और मारवा स्टूडियो ने अपनी एक अच्छी नीच, एक अच्छी अपनी पहचान देश भर और दुनिया भर में तैयार कर ली। 1993 में हम लोगों ने एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न, भारत का पहला निजी फिल्म स्कूल तैयार किया इसी मारवा स्टूडियो कॉम्प्लेक्स से। और आज बड़ी खुशी है ये कहते हुए कि दुनिया के पहले 10 बड़े फिल्म स्कूलों में आज AAFT का नाम आता है। एक छोटा सा बुटीक इंस्टीट्यूट जहाँ से शुरू हुआ और आज उसने एक भारत की पहली फिल्म यूनिवर्सिटी का एक रूप धारण कर लिया है। बड़ी खुशी है कि हम लोग एजुकेशन में अपना नाम कमा सके। आज तकरीबन 70-80 अलग अलग कोर्सेज चल रहे हैं, करीब 14 डिफरेंट उसके डिपार्टमेंट हैं और AAFT राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड बन चुका है। इसी तरीके से हम लोगों ने मारवा फिल्म्स एंड वीडियो प्रोडक्शन, जहां हम लोगों ने प्रोडक्शन शुरू की और छोटी फिल्मों का निर्माण शुरू किया, उसमें हमने स्पेशलाइजेशन की और जितने भी नए लोग थे, जो लोग फिल्म और टीवी के क्षेत्र से जुड़ना चाहते थे, उन बहुत सारे लोगों को, करीब 10,000 से भी ज़्यादा लोगों को मौका दिया, जो 100 से भी ज़्यादा मुल्कों से मेरे पास आए। ये सब करते करते हम लोगों ने भारत का पहला निजी फिल्म संस्थान, जो रिसर्च सेंटर है, इंटरनेशनल फिल्म एंड टेलीविज़न रिसर्च सेंटर की यहाँ से योजना तैयार की, जो अपने आप में एक बेहतरीन काम कर रहा है। और जो सुझाव हमें उस रिसर्च सेंटर से मिलते गए, उन तमाम सेंटरों को, उन तमाम विचारों को हमने बड़ी खूबसूरती से यहाँ पर इस्तेमाल किया है। हमने इंटरनेशनल फिल्म एंड टेलीविज़न क्लब की योजना तैयार की, जिसके अंतर्गत अब हम लोग कुल मिलाकर 10 से भी ज़्यादा खूबसूरत फिल्म फेस्टिवल देश को दे चुके हैं, जिसमें ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल, ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म, ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल, ग्लोबल फैशन वीक, इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ सेलफोन सिनेमा, AAFT फेस्टिवल ऑफ शॉर्ट फिल्म्स, ASMS फेस्टिवल ऑफ शॉर्ट डिजिटल फिल्म्स, सूफी फेस्टिवल और कंट्री वाइज तमाम जो फेस्टिवल हम लोग करते आ रहे हैं, चिल्ड्रन फेस्टिवल हम लोग करते आ रहे हैं। तो एक फिल्म क्लब ने अपने आप में एक अंतर्राष्ट्रीय रूप धारण कर लिया है और इन सभी इवेंट्स को जोड़ के आज हम बड़ी खुशी से ये कह सकते हैं कि हमने तकरीबन 20 लाख से भी ज़्यादा लोगों को फिल्म टूरिज़्म के अंतर्गत नोएडा फिल्म सिटी तक आकर्षित किया है। जबकि 27 साल पहले जब हम लोगों ने फिल्म टूरिज़्म का ये शब्द इंग्लिश डिक्शनरी को दिया था, तो लोगों को तब भी यकीन नहीं हुआ था, ये भी नहीं मालूम था कि फ़िल्म टूरिज़्म किसे कहा जाता है। आज खुशी इस बात की है कि दुनिया का हर डिपार्टमेंट जो है वो फिल्म टूरिज़्म की बात कर रहा है। हर मुल्क चाहता है कि उसके देश में हिंदुस्तानी फिल्मों को शूट कराया जाए। तो बड़ी खुशी है। ऐसा ये सब कहते हुए हम लोग आगे बढ़ते गए। हम लोगों ने फिल्म, टीवी, मीडिया के साथ साथ बिज़नेस, फैशन, डिज़ाइन, एनिमेशन, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज़्म, लॉ, फ़ोटोग्राफ़ी जैसे तमाम कोर्सेज़ को यहाँ से लॉन्च किया। हर कोर्स के साथ फिल्म, टीवी और मीडिया का
क्षेत्र जुड़ा हुआ है, चाहे वो लॉ कर रहा है तो उसमें मीडिया लॉ जुड़ा है, अगर वो बिज़नेस कर रहा है तो उसमें मीडिया मैनेजमेंट जुड़ा है, क्योंकि हम चाहते थे कि मीडिया के क्षेत्र में लोग हमें खूबसूरत तरीके से पहचानें। 30 साल का ये समय बड़ी खूबसूरती से यहाँ से निकला है। मारवा स्टूडियो ने, एशियन एकेडमी ने और हमारी सभी संस्थानों ने और संस्थाओं ने एक अच्छी नींव बनाई है। 100 से भी ज़्यादा संस्थाएं हम लोग यहाँ से खोल चुके हैं अपने लिए, लोगों के लिए। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात हुई कि हमने वर्ल्ड पीस डेवलपमेंट एंड रिसर्च फाउंडेशन तैयार किया, और जिसके अंतर्गत हम लोग 196 मुल्कों से अपना संपर्क बनाने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। हमारा ध्येय यही है कि हम लोग पूरी दुनिया को जोड़ें, लव पीस एंड यूनिटी थ्रू आर्ट एंड कल्चर। ये हमारी स्टेटमेंट बनी और हमारी पूरी कोशिश रही कि हम लोग तमाम मुल्कों को, तमाम देशों को आर्ट और कल्चर के ज़रिए जोड़ सकें। तो हमारी पूरी एजुकेशन का, हमारे सारे कार्यों का, हमारी सभी संस्थाओं और संस्थानों का जो मकसद है वो पूरा होता नज़र आएगा। मैं आप लोगों को आमंत्रित करता हूं कि आपके पास कोई भी सवाल है ताकि मैं उन सवालों का जवाब आपको दे सकूं। सर, ये 30 साल का सफ़र तो आपने बता दिया, लेकिन इस 30 साल की शुरुआत कैसे हुई थी? मारवा स्टूडियो की प्रेरणा आपको कैसे मिली थी खोलने की? मैं खुद फिल्म, टीवी और मीडिया के क्षेत्र से पहले जुड़ना चाहता था। यहाँ से मैं बॉम्बे तक गया। वहाँ पर मैंने 3 फीचर फिल्में साइन की थी और मैं उनमें काम करना चाहता था, लेकिन मेरी बदकिस्मती थी कि जिस दिन 3 फिल्मों को मिस्टर रेड्डी फिल्म प्रोड्यूस कर रहे थे, उनका अचानक देहांत हो गया और मुझे ये ख्वाब फिल्मों में आने का जो था वो छोड़ना पड़ा। इसी तरीके से जब मैं भारत का जो सबसे पहला और पुराना फिल्म संस्थान है वहाँ पर जब ज्वाइन करना चाहता था तो मुझे पता चला कि वहाँ पर एक्टिंग का जो कोर्स है वो स्थगित कर दिया गया है। वो भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक झटका सा था, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं हताश हो रहा हूँ तो इसका मतलब देश भर में कितने ऐसे बच्चे रहे होंगे जो हताश हो रहे होंगे। तो क्यों ना एक ऐसा संस्थान तैयार किया जाए जहाँ हम लोग खुद लोगों को आगे बढ़ाने की, सिखाने की और उन्हें प्रोत्साहित करने का काम करें। और शायद यही वजह थी कि वो सारे विचार मेरे दिमाग में चलते रहे और वो जमकर एक फिल्म सिटी का उसने रूप लिया। और 1986 में जब मैं थिएटर, टेलीविज़न के क्षेत्र से अच्छा खासा जुड़ चुका था, तब मुझे लगा कि अब समय आ गया कि अब एक यहाँ उत्तर भारत में फिल्म सिटी होनी चाहिए। सर, एक सवाल मेरा ये है, आपने जब ये स्टार्ट किया था, इससे पहले आपको किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा और कैसे कैसे परेशानी से आप गुजरे? देखिए, हर इंडस्ट्री जो है वो एक एक्सपर्ट को वेलकम करती है, एक एजुकेटेड ट्रेंड आदमी को हमेशा वेलकम करती है। तो शायद यही वजह रही कि जब मैं स्कूल और कॉलेज में था तो मैंने थिएटर के ऊपर बहुत तवज्जो दिया हुआ था। फिर मैं कॉलेज से निकला तो मैंने टेलीविज़न को, क्योंकि दूरदर्शन सिर्फ एक चैनल था और वहाँ पर मैं दूरदर्शन और हमारे ऑल इंडिया रेडियो में प्रोग्राम देने की कोशिश करता रहता था। उसके साथ ही मुझे मौका मिला एक न्यूज़ एजेंसी खोलने का, और मैंने 2 कैमरे, 2 एडिटिंग टेबल लेकर दिल्ली के अंदर एक छोटी सी जगह के ऊपर अपनी न्यूज़ एजेंसी खोली, ताकि मुझे लगे, क्योंकि और फिल्मों का तो काम था ही नहीं यहाँ पर, और एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम भी खास नहीं बनते थे बिल्कुल भी, और अगर कुछ था तो सिर्फ दूरदर्शन का था। और दूरदर्शन के लिए एक न्यूज़ एजेंसी का काम किया। उससे मुझे बहुत अभ्यास हुआ, पंक्चुअलिटी, रेगुलरिटी, सिंसेरिटी, डेडिकेशन, और किस तरीके से आपके हाथ से कहीं शॉट ना निकल जाए, मौका ना निकल जाए। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विज्ञान भवन जैसे प्रोग्राम को खुद अटेंड करता था। पता था कि भाई टेलीविज़न के ऊपर आपकी शॉट्स जाने हैं और जो महत्वपूर्ण शॉट्स हैं वो आपकी आज की डेट में कवर होने चाहिए। वहाँ से मैंने सीखा भी और तजुर्बा भी अपना तैयार किया। वो मुझे बहुत उसका फ़ायदा हुआ और वहीं से जागृति आई। मैं फिल्म, टीवी, मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हुए उस टाइम के 85 के 84 के लोगों को मिलता रहा और वहाँ से मैंने ज्ञान बटोरा। न्यूज़ एजेंसी चला रहा था, 2-3 ढाई साल चलाई, तो उससे 2.5 साल का मेरा एक अपने आप में कोर्स हो गया पूरा ट्रेनिंग का। और फिर जब फिल्म सिटी की बात आई तो मैंने बहुत स्टडी किया।
जब एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने की बारी आई तो मैंने बहुत स्टडी किया, मैंने इतना पढ़ा, और दुनिया का कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं छोड़ा जिसके बारे में मैंने ना पढ़ के रखा हो। तो मुझे ये देखना था कि जो हमसे पहले फिल्म स्कूल खुले हैं या हमसे पहले जो फिल्म स्टूडियो खुले हैं, उनके बंद होने के क्या कारण रहे होंगे और उनके चलने के क्या वजह रही थी। उन सारी चीज़ों को बैठ के मैंने नोट्स बनाए अपनी समझे तकरीबन कि मैंने अपने लिए किताब लिख ली। और वो मेरे लिए जबकि मैं 3 MA कर चुका था, उसके बावजूद भी वो मेरी एक अपने आप में एक MA इन सिनेमा हो गई। सर मेरा एक सवाल है। सबसे पहले तो आपको 30 साल के जो आपने इतनी मेहनत की उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और जैसे कि अभी आपने बताया कि कुछ कारणों की वजह से आप फिल्मों में काम नहीं कर पाए, लेकिन क्या हमें आपके जो जीवन में आपने इतनी मेहनत की है उसकी बायोग्राफी फिल्म मूवी देखने को मिलेगी? कुछ ऐसा आपके संबंध में कुछ चीज़ें हो तो ये मेरी खुशकिस्मती है कि इस वक्त 3 किताबें लिखी जा चुकी हैं, जिसमें से 2 छप भी चुकी हैं, और करीब 3 या 4 किताबें अभी और लिखी जा रही हैं। तो ये बायोग्राफी तो आ गई है, तो मैं मौका देखकर हो सकता है अगली बार आपको अपनी बायोग्राफी दे भी दूंगा, ताकि आप, अगर आपके पास वक्त हो तो आप उसे पढ़ें। और जहाँ तक फिल्म बनाने की बात आती है, मेरे पास 2-3 प्रपोज़ल इस वक्त पड़े हुए हैं। लोग चाहते हैं कि हम लोग इस 30 साल के सफ़र को कैमरे में कैद किया जाए, तो मैंने उन्हें इजाज़त दी है और उसकी भी स्क्रिप्ट तैयार हो रही है। मौका आने पर वो फिल्म भी बनकर तैयार हो जाएगी। बहुत बहुत बधाई सर। थैंक यू। हमेशा आप फुल ऑफ एनर्जी रहते हैं, हमेशा जोश और जज्बे से भरे रहते हैं। सर ये कंटिन्यू कैसे रखते हैं आप इतने सालों तक और आगे भी कैसे? देखिए, मैं इतना जानता हूँ कि अगर आप अपने काम से मोहब्बत करते हैं, अगर आपको अपने काम के प्रति रिस्पेक्ट है, तो आपका जोश कभी भी ढीला नहीं होगा। फिल्म, टीवी, मीडिया का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर बार बार ये दोहराया जाता है, कहा जाता है कि इंथुजियाज्म इज़ द की टू सक्सेस, कि जोश जो है वही आपकी विजय होने का कारण बनेगा। क्योंकि कोई ये कह के साथ 30 साल हो गए, मैं थक गया, लुट गया, बर्बाद हो गया, तो वो बेकार की बात है। मुझे तो आज भी अगर कोई नया उपयोग करना है, कोई नई कोर्स लॉन्च करना है, कोई नई फिल्म लॉन्च करनी है, कोई नया प्रोग्राम बनाना है, कोई नया इवेंट करना है, तो मुझे उतना ही जोश बना रहता है। मुझे लगता है कि आज से फिर एक नई कहानी शुरू हुई है। आज इस प्रोग्राम को भी हमें उसी मकाम तक पहुंचाना है जिसको हमने पिछले प्रोग्राम उस मकाम तक पहुंचाया था। सर पिछले 30 सालों में ये पेंडेमिक का जो दौर चल रहा है हमारा, शायद सबसे कठिन होगा। बहुत इसको कैसे मैनेज किया है इस दौर में आपने? नहीं, सबसे मज़े की बात ये रही कि मुझे ये अच्छी तरह मालूम है कि मीडिया वालों की जिम्मेदारी ऐसे मौक़ों पर, सिर्फ पेंडेमिक ही नहीं, चाहे वो वॉर है, चाहे कोई दूसरा बीमारी आ गई है, या कोई बाढ़ आ गई है, चाहे कोई मुसीबत आ गई है, कोई साइक्लोन आ गया, कोई सुनामी आ गया है, ऐसे मौके के ऊपर मीडिया वालों को हमेशा तेजस्वी हो जाना चाहिए, चौकन्ना हो जाना चाहिए। आपका फ़र्ज़ जो है वो पहले से भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। आपका फ़र्ज़ बन जाता है कि आप उन्हीं बातों को, जिन बातों को सरकार कह रही है, जिन बातों को सुलझा और समझा हुआ कहा जाता है, उनको आम जनता तक पहुंचाने की कोशिश करें। हमने पेंडेमिक के दौरान अपने रेडियो स्टेशन, अपने टेलीविज़न के ऊपर लगातार उन तमाम बातों को बार बार रिपीट किया है, ताकि लोगों को, एक एक आदमी को ये मैसेज पहुंच जाए कि पेंडेमिक जो है वो ख़तरे से खाली नहीं है, और किस तरीके से आपको सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, और उन तमाम चीज़ें जो बार बार बाकी टेलीविज़न स्टेशंस के ऊपर कही जा रही थी, या सरकार कह रही थी, या हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जो बार बार टीवी पे आके निवेदन कर रहे थे, उन सारी चीज़ों को हमने दोहराया। ये एक तो पहली बात बहुत इंपॉर्टेंट रही जिम्मेदारी के तौर पे। दूसरी जिम्मेदारी, क्योंकि हम लोग एंटरटेनर हैं, हम लोगों को लोग एंटरटेनर समझते हैं, तो ये मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं बहुत सारे लोगों को अपने साथ बांध के रखूं, उन्हें व्यस्त रखूं, और उनके दिलों और दिमाग के ऊपर पेंडेमिक का प्रभाव ना पड़े, क्योंकि ये प्रभाव जो है बहुत ख़तरनाक भी हो सकता था। और इसी वजह से मैं कम से कम 200 प्रोग्राम्स के साथ पेंडेमिक में भी जुड़ा, और कोई ऐसा दिन नहीं था जिस दिन मैं कैमरा से बात नहीं कर रहा, मैं अलग अलग एप्लीकेशंस के ऊपर, ऐप्स के ऊपर बात नहीं कर रहा। और हम लोगों ने खुद 120 प्रोग्राम मारवा स्टूडियो से ऑर्गेनाइज़ किए, और तकरीबन आप ये समझिए करीब हम लोग 25 से 30 लाख लोगों तक हम लोग पहुंच सके।
और करीब 150 मुल्कों तक हम लोग पेंडेमिक में भी पहुंच सके। हम लोगों ने फिल्म फेस्टिवल, फैशन फेस्टिवल, हम लोगों ने लिटरेरी फेस्टिवल और हम लोगों ने जो हमारा जर्नलिज्म फेस्टिवल है, ये सभी कुछ जो है वेब के ऊपर ऑर्गेनाइज़ किया और 5-5 लाख लोगों की ऑडियंस को हम लोगों ने कैटर किया 3-3 दिन के फेस्टिवल के लिए। सर, यूपी सरकार ने इस बीच में एक नोएडा फिल्म सिटी एस्टेब्लिश करने का एक नया प्रपोजल डाला है। अब तक यहाँ पर जो पढ़ते थे या नोएडा एनसीआर जो भी पढ़ते थे उनको मुंबई जाना पड़ता था, तो कितना बेनिफिट देगा मारवा स्टूडियोज को और यूपी में रहने वाले या दिल्ली एनसीआर में रहने वाले बच्चों को? पहला प्रभाव तो तभी पड़ गया था जब नोएडा में फिल्म सिटी यहाँ सेक्टर 16A में स्थापित हो गई थी। तो बहुत सारे लोग जो सिर्फ ख्वाब देख रहे थे यहाँ से किसी दूसरे प्रदेश या शहर में जाने के लिए, वो उन्होंने अपने आइडियाज़ जो हैं ड्रॉप कर दिए। और शायद यही वजह थी कि 17,000 मीडिया प्रोफेशनल जो इस वक्त नोएडा फिल्म सिटी में 3 शिफ्ट में काम कर रहा है, शायद उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो शहर दिल्ली या उत्तर भारत छोड़ के जाना चाहते थे, वो यहाँ पर आकर स्थापित किया उन्होंने अपने कामों को। फिर तकरीबन 1 लाख से भी ज़्यादा लोग जो फिल्म सिटी से आज जुड़े हुए हैं, जिन लोगों ने अपनी रोजी रोटी नोएडा फिल्म सिटी से कमाई है या कमा रहे हैं, वो लोग भी अब यहाँ को छोड़ के जाना नहीं चाहेंगे। और रही बात अब नई फिल्म सिटी की आने की, ये बहुत बड़ा एक मैं तो कहता हूँ अचीवमेंट है हमारी कि आज नोएडा फिल्म सिटी के सक्सेस होने से, क्योंकि आज नोएडा फिल्म सिटी में से 350 चैनल 162 मुल्कों में प्रसारित हो रहे हैं और करीब 1.25 लाख लोग आज किसी न किसी तरीके से इस फिल्म सिटी से जुड़ा हुआ है। या तो उसका प्रभाव ही तो है ये 1000 एकड़ की फिल्म सिटी जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री ने आज अनाउंस की है। और मुझसे ज़्यादा खुश और कौन हो सकता है कि हमने फिल्म सिटी को जन्म दिया और आज उसका बड़ा भाई बनने को तैयार हो गया है, एक दूसरा बेटा जो है वो सामने आने को तैयार हो गया है। और जो कमियां किसी वजह से भी इस फिल्म सिटी में होंगी, वो सारी कमियां उस 1000 एकड़ की फिल्म सिटी से दूर हो जाएंगी। सर, उम्मीद करेंगे कि आप भी गवर्नमेंट से सहयोग करें, गवर्नमेंट का, और अपने जो एक्सपीरियंस रहा है वो यूपी गवर्नमेंट के साथ शेयर करेंगे आप? बराबर कर रहे हैं हम लोग का, इसमें तो कोई संदेह की बात ही नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और सभी मंत्रालयों के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। और मैं तो शुक्रिया करता हूँ भारत सरकार का कि उन्होंने मुझे नेशनल चेयरमैन नियुक्त किया है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के अंदर, जो भारत की पहली मीडिया अपग्रेडेशन कमेटी बनी है, जिसमें प्रिंट, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, न्यू मीडिया, इवेंट्स, म्यूज़िक, OTT जैसे सभी डिपार्टमेंट मेरे पास आए हैं। सर, मेरा एक सवाल है कि उत्तर भारत में मारवा स्टूडियो का नाम सबकी जुबान पे होता है जब भी हम फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाने का सोचते हैं। तो मैं ये जानना चाहती थी, लगभग आपने 190 देशों से भी आप जुड़े हुए हैं, मारवा स्टूडियो के जो धागे हैं उनसे जुड़े हुए हैं। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि क्या मारवा स्टूडियो साउथ में, दक्षिण भारत में भी अपने पैर पसार रहा है, या आने वाले समय में हमें वहाँ पर भी एक मारवा स्टूडियो के नाम से कुछ? ये तो हमारी खुशकिस्मती है ये कहते हुए कि हम लोग रायपुर तक पहुंच चुके हैं और छत्तीसगढ़ के अंदर 25 एकड़ की यूनिवर्सिटी इस टाइम शुरू हो चुकी है। मौका लगेगा तो हो सकता है हम आपको लोगों को यहाँ से वहाँ लेके जाएं। और वरना अभी रायपुर के अंदर ये यूनिवर्सिटी शुरू हो चुकी है। ये बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है हमारा कि ये क्योंकि प्रधानमंत्री भी चाहते थे कि देश की जो सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है, इसके पीछे एक फिल्म यूनिवर्सिटी होना अनिवार्य है। और अगर वो दामोदार, वो भार अगर मेरे कंधों पर आया है तो मैंने उसे बड़ी खुशी से और बड़े जोश के साथ उसको संभाला है। सर, आने वाले समय में और क्या नई चीज़ देखना चाहेंगे मारवा स्टूडियो? मुझे लगता है कि हम लोग तकरीबन वो सभी कुछ अब तक कर रहे हैं जितने डिपार्टमेंट मीडिया से जुड़े हुए हैं, चाहे वो प्रिंट है, रेडियो है, टेलीविज़न है, सिनेमा है। अब टाइम ऐसा आ गया है कि ये सभी डिपार्टमेंट जो हैं ये यहाँ से एक स्टेप ऊपर जाए। अगर रेडियो नोएडा आज पूरे देश में और पूरी दुनिया में सुना जा सकता है तो हमने रेडियो रायपुर लॉन्च कर दिया है।
तो रेडियो रायपुर जो है इस वक्त शुरू हो चुका है और खूबसूरत तरीके से रायपुर से और पूरी दुनिया में प्रसारित हो रहा है। इसी तरीके से MS-TV जो इस वक्त नोएडा से चल रहा है और 196 देशों में देखा जा सकता है, उसी की हम ब्रांच अब रायपुर में भी खोलने जा रहे हैं। वो कुछ महीनों में वहाँ पे भी शुरू हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि तकरीबन सभी डिपार्टमेंट को जितने भी सेगमेंट हैं सब तो हम शुरू कर चुके हैं। अब इनको सिर्फ एक ऊपर एक नई सीढ़ी पर पहुँचाना है। अब ये मेरा कार्य रहेगा। सर, अपनी जो सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? कोई पर्सन, फैमिली मेंबर या कोई गुरु आपका? नहीं, मैं तो इतना जानता हूं कि अगर आप मुझे समझते हैं कि मैं सफल हुआ हूं तो उसका सबसे बड़ा श्रेय मेरे तमाम इंस्टीट्यूशंस को जाता है जहां से मैं पढ़ के निकला हूं। मेरा स्कूल, मेरा कॉलेज, मेरे प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन, और उससे भी बड़ा श्रेय जाता है मेरे माताजी और पिताजी को, जिन्होंने हमारे अंदर हिंदुस्तानी संस्कार भरे और उन संस्कारों को लेकर ही हम लोग आगे बढ़ सके। अगर वो संस्कार हमारे पास ना होते तो हो सकता है हम आधी अधूरी लड़ाई जीतते और फिर हार जाते। लेकिन हिंदुस्तानी संस्कारों का इतना महत्व है, इतनी उनमें जान है कि वो किसी कमज़ोर को भी एक ऊंचे मकाम तक लेके जा सकते हैं। सर, मेरा एक अंतिम सवाल है कि जैसे कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हम बात करें तो मार्वा स्टूडियो लगभग सभी डिपार्टमेंट में उतर चुका है, लाइक हॉस्पिटैलिटी एंड एंटरटेनमेंट, रेडियो, हर जगह। अभी स्पोर्ट्स में भी हमारा देश बहुत पीछे है, तो क्या आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ चीज़ें लाने की सोच रहे हैं? स्पोर्ट्स का एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है जो मैंने ज़्यादातर उसका जिक्र नहीं किया, पर उसके लिए मैं बहुत काम कर रहा हूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को ये नहीं पता कि मेरे पास खुद एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है और यहाँ एक स्पोर्ट्स का पूरा डिपार्टमेंट है, जिसके अंतर्गत हम लोग अथलीमा जैसा एक नेशनल गेम हर साल कराते हैं 25 एकड़ के कॉम्प्लेक्स जसोला में। और उसके साथ साथ ही हमारी अपनी स्पोर्ट्स कमेटी है। हमारे यहाँ से मारवा क्रिकेट क्लब का हर साल क्रिकेट का कंपटीशन होता है, इंडोर गेम्स का कंपटीशन होता है, और इसके साथ साथ हमारे पास रेडियो पे हम लोग स्पोर्ट्स के प्रोग्राम शुरू कर चुके हैं, टेलीविज़न पे स्पोर्ट्स के प्रोग्राम शुरू कर चुके हैं। और जहां मुझे मौका लगता है स्पोर्ट्स के ऊपर, मैं कई संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूं। कम से कम 5 गेम्स के अंदर मैं फेडरेशन के अंदर कहीं पैटर्न हूं, कहीं एडवाइज़र हूं, जहां पर मैं चाहे वो बास्केटबॉल है, पिट्ठू है, पिट्ठू को भी हमने नेशनल गेम का दर्जा दिलवा दिया। और इसी तरीके से बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, उसके बाद फुटवॉली है, जो गेम को हम अब इस वक्त बहुत प्रमोट कर रहे हैं। तो स्पोर्ट्स को तो ये लगातार है, पैरेलल लाइन है ये हमारी। स्पोर्ट्स तो फिट इंडिया तो हमारे साथ चलेगा। नहीं, मैं तो आप लोगों के इस मंच से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ी चीज़ है प्यार, मोहब्बत, इज़्ज़त, मान और मर्यादा, और इसे ध्यान में रखें, हिंदुस्तानी संस्कारों को ध्यान में रखें। और चाहे आप मीडिया, फिल्म, टीवी मीडिया के क्षेत्र से हैं चाहे नहीं हैं, लेकिन बड़ों का सत्कार करें, माँ बाप की इज़्ज़त करें, छोटों को प्यार दें। और जो हमारा संदेश है कि लव, पीस एंड यूनिटी थ्रू आर्ट एंड कल्चर, कला जो है वो पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को एक साथ बांध सकती है, ऐसा मेरा मानना है। और उसी के लिए आज हम लोग सब लगे हुए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।